ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला क्या था? कंट्रोल एनवायरनमेंट। जो हमने देखा था कि मेन उसमें क्या देखना है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट का जो फंक्शन था, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट हो गए, जो भी हो गया उनके अंदर, उनका एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शंस क्या है वहाँ पे एंटिटी से रिलेटेड, कि वो प्रॉपरली मतलब कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कितना एक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं, उनका मतलब अप्रोच कर रहे हैं। एनफोर्समेंट कैसे है, उनकी कमिटमेंट कैसे, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन, कॉम्पिटेंस। फिलोसफी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एचआर पॉलिसीज। अब नेक्स्ट असेसमेंट। आएंगे, हमारा सेकंड है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो इसमें अंदर क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग टू बी ऑब्टेन बाय ऑडिटर इन रिगार्ड्स विद प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिस्क रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है इनकी? एस्टिमेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टिमेट करते हैं रिस्क को, जैसे अपनी फेयर वैल्यू के अंदर, या कैसे मेजरमेंट उसके अंदर करते हैं, या कोई और भी कहीं और भी उसका रिस्क का मेजरमेंट आ गया तो उसको कैसे मिटिगेट करते हैं। असेसिंग लाइवलीहुड ऑफ अकरेंस, कि उनकी जो रिस्क की मिटिग अकरेंस है उसके उसके चांसेस को कैसे करते हैं। जैसे ईसीएल मॉडल में हमें हेल्प मिल सकती है वहाँ पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के केस में, जहाँ हमें डिफॉल्ट रेट्स अप्लाई करने होते हैं। नेक्स्ट आ गया डिसाइडिंग एक्शंस इन एड्रेसिंग रिस्क। रिस्क अगर कोई है तो वहाँ पे उसको कैसे मिटिगेट करते हैं, कि जैसे जो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स उनको मिलते हैं वहाँ पे, वो रिस्क है वहाँ पे कि कितना इनका वर्किंग साइकिल है वहाँ पे, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, तो उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिटर दैट एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर basis for risk to be टू managed बी मैनेज। if appropriately identified by the management is matter of professional judgment। कि उसे appropriately identify कर रखा है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसे करी है, ये मैटर एक प्रॉपर जजमेंट का है कि कैसे रिस्क होगा, कैसे मैनेज होगा वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। थर्ड कंपोनेंट आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोसेस, इंफॉर्मेशन डाटा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि ऑडिटर का मेन पर्सपेक्टिव किससे है कि अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरिया साइड जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है उसको देखना। तो ऑडिटर क्या करेगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस प्रोसेस की। क्या? कि सिग्निफिकेंट जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो क्या कैसे हो रही हैं, कैसे उनको मैनेजमेंट अपने जो सिस्टम है उसके अंदर कैसे ट्रैक कर रही है, उनका राइट। प्रोसीजर क्या है, कौन इनिशिएट करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रिपोर्ट करता है। वही वापस आगे की, जैसे अगर अप्रूव कौन करता है, फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है उसके अंदर। सपोर्टिव इंफॉर्मेशन सपोर्टिव अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनके इनवॉइसेस हो गए, वो कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे प्रॉपरली ई डाटा के अंदर सारे डाटा को मेंटेन रखते हैं नहीं रखते। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल्स एंड सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। जो उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पार्क करनी है तो वो कैसे पार्क करते हैं, उनका सिस्टम क्या है वहाँ पे। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उनका क्या है, कैसे कौन प्रिपेयर करता है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ऑल। नेक्स्ट आ गया इंटरनल सिस्टम कैप्चर द इवेंट्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कि जैसे अगर कोई मान लो इंडस का इम्पैक्ट है तो वो प्रॉपरली उसके अंदर इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज से। कोई इवेंट बाद में अकर हो रहा है जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट था, तो उसको कैप्चर कैसे कर रहे हैं, दैट कैन बी टेकन केयर फॉर। एंड रिजॉल्विंग कंडीशन। इनकरेक्ट प्रोसेसिंग, अगर कोई इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हो रही है, कि जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो हम एक बार डाल सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है वो उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर एक और प्रोसेस कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन्स को हम। राइट। नेक्स्ट आ गया रेलेवेंट टू कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू इंटरनली बिटवीन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मैनेजमेंट के अंदर, कौन अप्रूव करेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव से, कौन में बनाएगा उसको, जैसे स्टोर के पास इनवॉइस आएगा वो अप्रूव करेगा, मैनेजमेंट के पास आएगा, इस अमाउंट से ऊपर होगा तो किस पर्सन के साइन होंगे, डायरेक्टर लेवल के, एसोसिएट लेवल, वट एवर द केसेस। और कौन, जैसे रेगुलेशन जो एक्सटर्नली एप्लीकेबल होती है, कौन रिव्यू करता है उसको प्रॉपरली। तो ऑडिटर के एक ये कंसिडरेशन के अंदर रखना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि वो कम्युनिकेशन करेगा तो उसे पता चलेगा कि कौन देखता है एरिया को। और इससे हेल्प मिलेगी इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो से आईसीएफआर की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है आगे। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज के साथ वो बातचीत करेगा तो उसे और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो सकती है वहाँ पे, कि क्या कौन प्रोसेस करता है प्रॉपरली, उसका कंट्रोल्स क्या है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज मैनुअल्स क्या है वहाँ पे, कि क्या पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक एसओपी होना चाहिए की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या इनके, ताकि फॉर्मल एक पूरा एक प्रोसीजर हो उनका। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन चैनल हो, कि मतलब कोई भी आके मतलब एक बार डिस्कस कर सकता है किसी की रिपोर्ट, अगर मान लो रिपोर्टिंग करनी है और अर्जेंसी है वहाँ पे, तो उस केस में एक ओपन के कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए वहाँ पे।
नेक्स्ट, लेस स्ट्रक्चर एंड इजी डाटा ऑफ स्मॉल कंपनी, मतलब वहाँ पे फ्यूअर लेवल्स होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे मतलब 3-4 पर्सन या मतलब 2-3 पर्सन हो गए तो वही स्ट्रक्चर उनका बहुत कम हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे अगर कंट्रोल्स नहीं है वहाँ पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अगर किसी ने ले ली वहाँ पे एजम्पशन से रिलेटेड तो वो भी सब्जेक्टिव हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, एजम्पशंस बहुत लेनी पड़ती हैं उसके अंदर। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पे, तो कंट्रोल एक्टिविटीज वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे अपना रही है वहाँ पे, क्योंकि वो प्रॉपर बनानी पड़ेगी क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन होगा वहाँ पे, क्योंकि डाटा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे ऊपर पड़ा तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा जहाँ पे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं, जैसे फेयर वैल्यू की मेजरमेंट लगी तो वो नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारा, तो उसके अंदर में उसको मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। हाँ, वो जनरल आईटी और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट रिस्क आर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड के चांसेस, उनका उनका सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाएगा तो वो तो कंट्रोल उनको बनाने पड़ेंगे, जैसे आईटी मैनुअल्स कंट्रोल हो गए, जनरल लेवल वही कंट्रोल्स हो गए उन्हें बनाने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज वो आर्म लेंथ पे है या नहीं है तो वहां पे रिस्क कैरी कर सकता है, तो मैनेजमेंट या क्या कंट्रोल कर रही है वहां पे उनको। चार्जर। नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंट्रोल्स के यहाँ पे ऑथराइज कौन कर रहे हैं वहाँ पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एसओडी है कि नहीं है, परफॉर्मेंस रिव्यू करें वहाँ पे उनका, फिजिकल रिव्यू एक बार चेक कर ले वहाँ पे एक बार जाके कि कौन प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा। हम रेंडमली जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे कि जैसे इन्वेंटरी काउंट है अगर कोई देख रहे हैं वहाँ पे कैसे प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, पूरे वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग लेना, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना। कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर ये मेन टास्क हो जाता है स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज का, कि ऑथराइजेशन चेक करना, एसओडी, परफॉर्मेंस रिव्यू, फिजिकल रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना। रेलेवेंट टू ऑडिट के आगे वही सिग्निफिकेंस रिस्क हो गया, क्या उन्होंने एविडेंस के लिए ऑब्टेन करेंगे, जजमेंट होगी ऑडिटर की। जजमेंट। एंड लास्ट आ गया फाइनली मॉनिटर करेंगे हम उनको कंट्रोल्स को जो उन्होंने बनाए वहां पे, क्या प्रोसेसिंग एक्सेस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसा नहीं है कि कंट्रोल हमने आज बनाया तो उसकी एफिशिएंसी आज सही इफेक्टिवनेस शो हो जाएगी हमें, उसको ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें शो होगी वहां पे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कोई वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं कि एक बार कर दी तो चल जाएगी, तो उसको रेगुलर बेसिस पे उसको फॉर्मुलेशन अपडेशन एंड ऑल रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे ऑनगोइंग एक्टिविटी है बिल्ट इनटू नॉर्मल रेकरिंग एक्टिविटी, सेपरेट इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होती है, दोनों मतलब दोनों चीज होती है। मॉनिटरिंग इन इट इंक्लूड्स यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, कस्टमर के कंप्लेंट्स हैं उनके साथ क्या रिस्क है वो बता रहे हैं वहाँ पे, तो उसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। वारंटीज की जैसे ओब्लिगेशन जैसे वारंटी क्रिएशन हो सकते हैं लाइबिलिटीज, तो वो हेल्प कर सकती है हमारी यहाँ पे। रेगुलर कमेंट्स वो रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे जो स्टार्टअप जैसे न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, कस्टमर क्या प्रोडक्ट वो बता रहा है अपना रिव्यू दे रहा है उसका, तो उसको प्रॉपरली कमेंट्स को रेगुलेटर के साथ देखते हैं कि नहीं देखते, या अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ आ गया तो कोई केस आ रहा है तो उसको कौन देखता है कौन रिव्यू करता है वहां पे, तो रेगुलेटर के वो हो गए वहां पे। सेबी की कंप्लायंसेस कौन देखते हैं कैसे मॉनिटर करता है, कोई न्यू अपडेशन आ गई तो प्रॉपर टाइमली सब अपडेशंस होती हैं कि नहीं होती। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी ओनर मैनेजर मतलब क्लोज इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांजेक्शन के बीच, तो मॉनिटरिंग करना मतलब एक तरीके से बस ओनर ही खुद सारी चीजें मतलब देखने लग जाते हैं वहाँ पे, रेमेडियल एक्शंस भी वो खुद ही लेगा वहाँ पे। तो इन मतलब सिग्निफिकेंट वेरिएंस आ सक मतलब कम आएगा या ज्यादा आएगा उस केस में, अगर ओनर मैनेजर है स्मॉलर एंटिटी के केस में। ओनर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस उसमें तो मतलब कम ही वेरिएंस आएंगे ना। कम आएंगे। हाँ। क्यों ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि मान लो अगर मैं तुम ही एक चीज को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही हो या मॉनिटर कर रही हो तो तुम ही देखने वाली हो वहां पे, अगर वहां पे मल्टीपल बंदे हो जाएंगे तो सबकी लेवल की थिंकिंग एक प्रोसेस हो के जाएगा ना, सारे बंदे अलग अलग मॉनिटर करेंगे, हाँ। हाँ तो वहां ओके। वेरिएंस के चांस से ज्यादा हो जाते हैं, जहाँ ओनर मैनेजर एक ही पर्सन हो जाता है कि वो एक ही पर्सन देख रहा है, तो मतलब कि मॉनिटर वो क्या करेगा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ठीक है ठीक है। मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी जैसे तुम कह रही थी वो भी हो सकता है कि वो क्लोज ऑपरेशंस को अच्छे से देख रहा है, तो उसकी अच्छी नॉलेज हो सकती है उन एरियाज में सभी की, तो एक वो चीज हाँ भी हो सकती है मॉनिटरिंग, उसके कंट्रोल्स को पता है वहाँ पे क्या कमी है, वो मैं ये कर रहा हूँ वहाँ क्या पे कम्युनिकेशन। मतलब इसको दोनों वे में ले सकते हैं स्मॉल एंटिटी उस केस में।
मेरिट कंसिडरेशन ऑडिट क्या उसके इंटरनल ऑडिट, इसकी इंटरनल ऑडिट फंक्शन की है। मेरिट कंसिडरेशन क्या होती है कि मॉनिटरिंग हो जाती है इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉपर्ली, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एस्टेब्लिश्ड है, कंप्लायंस विद लीगल लॉ एंड रेगुलेशंस, ऑपरेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशंस करने लग जाते हैं, कहीं भी लूप होल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होने स्टार्ट होने हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरियाज हैं, मतलब वहां पे भी डेफिशिएंसीज कई बार दिख जाती है, टीडीएस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑल, की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग थी वो कई बार वो फुलफिल ना हो, मैनेजमेंट को पता नहीं है, तो वो एक हाईलाइट होती है। ऑडिट जो स्टैट ऑडिट से पहले अगर इंटरनल ऑडिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन वहां पे, वो सेम चीज आ गई। साइज एंड स्ट्रक्चर डिपेंड कर देता है वहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना साइज स्ट्रक्चर है, रेगुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि क्या स्कोप दे रही है हमें वो चेक करने का इंटरनल ऑडिटर्स को। और फर्स्टली हमें ऑडिट प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है जो हमें अकॉर्डिंग दे रही है, वो स्कोप डिसाइड कर रही है। स्कोप डिसाइड कर रहे हम्म। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ पॉजिटिव फैक्टर। अगर एक ऑडिटर को दिख रहा है कि वहां पे एक सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑडिटर को बहुत हेल्प मिल जाती है वहां पे, जिससे रिस्क ऑफ फ्रॉड के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और बट ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर सेटिस्फैक्टरी है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। ये नहीं है कि फ्रॉड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट है। वहां पे हो सकता है ऑडिटर को मतलब नहीं पता चला कि मैं, वो हो सकता है कि जैसे मैनेजमेंट उनसे आराम से बात कर रही है लेकिन वो पीछे से कुछ और कर रही है वहां पे। कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन इटसेल्फ, ये नहीं है जरूरी कि सारी चीजें प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट हो जाएंगी। इट मे इन्फ्लुएंस ऑडिटर इवैल्यूएशन। जब वो आईसी करेगा, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑडिटर की इवैल्यूएशन हो सकती है कि हाँ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मीटिंग थोड़े बहुत चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस के कंट्रोल्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर वो कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रॉपर है। हम्म। अब हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, तो ऑडिटर क्या देखेगा वहां पे कि परवेसिवली टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे क्या रिस्क आ रहे हैं, कि क्या एग्जिस्ट कर सकती हैं जो डिफरेंट असर्शंस को अफेक्ट कर सकती हैं। रिस्क ऑफ दिस नेचर आर नॉट नेसेसरली रिस्क आइडेंटिफाइबल विद स्पेसिफिक असर्शंस। क्योंकि जो एक नीचे जब हम असर्शन लेवल पे देखते हैं वहां तो हमें दिख जाती है कि पीपी में क्या क्या असर्शंस है वो वेरीफाई करना, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को एक स्पेसिफिक ऐसे आइडेंटिफाइबल नहीं होती कि क्या रिस्क कैरी कर सकते हैं वहां पे। में derive in particular form like deficient control environment है, तो फाइनेंशियल उनके वीक भी हो सकते हैं वहां पे, कि जो फाइनेंशियल में फिगर्स आ रही है वो वीक हो जाएंगी वहां पे, मतलब कि रिलायंस एक नहीं मिल सकता वहां पे, तो इन डेप्थ चेकिंग रिक्वायर हो सकती है वहां पे। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसी में रेज द डाउट्स ओवर ऑडिटेबिलिटी, वही वापस, कि अगर मैनेजमेंट अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो वहां पे तो ऑडिटर को कंक्लूजन हो सकता है कि रिस्क ज्यादा हो सकता है वहां पे, मिस रिप्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट कुछ भी बोल देगी कि ऐसे है वैसे है, मतलब जो भी है। नेक्स्ट, कंडीशंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स, कि उनकी कंडीशंस कैसे, सारे सॉफ्ट में एक प्रॉपरली मैनेज है कि नहीं है, उनकी ट्रैकिंग, उनको कोई चेंज तो नहीं कर सकता उन ट्रांजेक्शन्स को, कि उसका रिकॉर्ड कैसे है। तो अगर वो हमें प्रॉपरली दिख रहा है तो एक इसका एक बेस बन सकता है वहां पे कि हाँ मैनेजमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स कैरी कर रहा है वहां पे। अगर ये नहीं करेगा तो वहां पे मतलब अनक्वालिफाइड ओपिनियन का एक बेस भी बन जाएगा हमारा, कि प्रॉपर ऐसे ही हमें नहीं मिले। एनी डाउट लिया? नो डाउट। अब आ गया एसर्शन लेवल पे, ये थोड़ा कई बार इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या अब इस केस में कि तीन चीजें होती हैं, एक होगी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे, जिस एजर्शंस क्या होती है, क्या इफेक्ट करती हैं, ये रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, चाहे इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली कैसे भी, जो हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो इनसे इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमने एजर्शंस पढ़े थे कि वो एम्बेडेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ये एम्बेडेड होते हैं, जैसे अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी होगी, वो ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एंड थर्ड के अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस। हम्म। तो अब तुम ये बताओ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और इन तीनों में नेम में क्या डिफरेंस है, एक बार स्टार्टिंग में बस। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और उसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। देखो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिकली हो गए कि अगर हमारी कोई
कोई भी ट्रांजैक्शन है, मान लो हमने कुछ परचेज किया है, कुछ सेल किया है या कुछ किया है, तो उसकी ट्रांजैक्शन हमारी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है, मतलब परचेजेस की सारी ट्रांजैक्शंस करेक्टली रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मतलब वो जब हो रही है तभी रिकॉर्ड हो रही है ना, तो मतलब रिकॉर्ड हो रही है तो इसका मतलब हो रही है, फिर पूरी तरह कंप्लीटनेस पूरी तरह रिकॉर्ड हो रही है, करेक्ट अमाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ओके। मतलब जिस पीरियड की है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है, तो कट ऑफ प्रोसीजर आ गया। हम्म। और प्रॉपर अकाउंट के अंदर हम उन्हें भेज रहे हैं, मतलब अगर परचेज की है तो परचेज में ही जा रही है, वो सेल में नहीं जा रही, अब ठीक है। ऐसी सारी क्लासिफिकेशन प्रॉपर है। हम्म। अ, अगर हम प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे हैं, तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बेसिकली ये हो गया कि अगर कोई एसेट हमारा है तो वो हम्म। हमारा ही है, तो उसको डिस्क्लोजर में हम उसकी सही डिस्क्लोजर कर रहे हैं ना, कि मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं हमारे वो, या वो एसेट हमारा है तो कंप्लीटनेस है उस एसेट की, पूरी तरह वो हमारा एसेट है, क्लासिफिकेशन भी उसकी करेक्टली हुई उसको रखी है, फिर ओके। वैल्यूएशन भी होगी, से एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन करेक्ट। फेयरली। और अगर अकाउंट बैलेंस की बात करें तो बेसिकली ये बैलेंस शीट के बैलेंसेस हो गए, कि हमारे एसेट्स हम्म। वगैरह सब एग्जिस्टेंस में हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, करेक्ट। कि मतलब एंटिटी ही ओन करती है, हम्म। कंप्लीट है तरीके से, मतलब और ईआरसी भी हो गया ना, और वैल्यूएशन भी उसका करेक्ट है, हम्म। वैल्यूएशन भी। यस। राइट। हाँ। अब जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं जल्दी से एक बार कंप्लीट करता हूँ। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस ये मोस्टली आइटम्स होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करती है हमारी, तो उससे रिलेटेड। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो हम पी एन एल आइटम, एसेट एंड लायबिलिटीज, उनके प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो गए। और अकाउंट बैलेंसेस जो तुम कह रहे बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी और इक्विटी हमारा, उसकी देखना, वेरिफिकेशंस करना। अब क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारे आगे ओसीए सीसी, ओसीए एनसीसी। नाउ अब इस केस में हम वो क्या, अकरेंस अकरेंस में देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हुई है या नहीं हुई, जो एंटिटी से पर्टेन कर रही है। 13 कंप्लीटनेस में क्या देखेंगे, जो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगी है कि नहीं होगी प्रॉपरली, कि जैसे अगर कोई एडजस्टिंग प्रॉपर इवेंट है तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, कंप्लीटली उसका होगी। इफेक्ट लिया है कि नहीं लिया एंटिटी ने, दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। बिजनेस कॉम्बिनेशन की एक एंट्रीज होगी, वो एंट्री हाँ। मैनेजमेंट ने पास ऑफ की कि नहीं की, कंप्लीटनेस उससे हो सकती है। नेक्स्ट एक्यूरेसी, जब हमने एंटिटी ने रिकॉर्ड कर दी, सबसे पहले क्या देखना है कि अकरेंस के अंदर की एंट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए जो एंटिटी से पर्टेन कर रही है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो एंट्रीज है सारी एंट्रीज पास कर दी है नहीं कर दी, जो एंटिटी से पर्टेन कर रही है वापस। अब एक्यूरेसी में देखेंगे, अब एंट्री तो पास कर दी, जो अमाउंट और डाटा है वहां पे, मतलब जो उसकी अमाउंट में मेजरमेंट करेंगे वापस। जैसे हम हर केस में देखते हैं कि एक्सेल के अंदर जब हम एंट्रीज अभी पास कर रहे थे, इंडेक्स वाले में भी हाँ। एंट्रीज पास कर दी, फिर हम देखते हैं मेजरमेंट किस पे करनी है, तो जो अमाउंट है प्रॉपरली रिकॉर्ड ऑफ की है कि नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ, कि अब जैसे उन्होंने अगले साल की भी एंट्री अंदर डाल दी, उसका इफेक्ट, बल्कि वो प्रोविजन के थ्रू जानी थी अगर, या फिर नेक्स्ट ईयर से पर्टेन करी थी तो वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी थी। मतलब कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ पीरियड एक डिसाइड करना पड़ेगा, तो सारी एंट्रीज भी ये नहीं रिकॉर्ड पीरियड्स करनी, विद इन अ कट ऑफ पीरियड जो भी फॉल कर रहा है वो रिकॉर्ड करना है। बुरे पकड़ने। लास्ट आ गया कि क्लासिफिकेशन देखना कि प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर हुई है कि नहीं हुई। अब एंट्रीज पास होगी, कहीं दूसरे अकाउंट के अंदर तो नहीं डाल दी, हम ये वेरीफाई करें। क्योंकि अगर हम पहले ये चीज वेरीफाई करने लग गए कि वो, मतलब जैसे सारी एंट्रीज पास कर दी, पहले अकाउंट प्रॉपर अकाउंट्स पे गए नहीं गए, तो वो गलत हो जाएगा ना, कि अगर कट ऑफ पीरियड में गलत हमारे हो फॉल ही जाएगा। नहीं कर रहा तो हम उसको क्लासिफिकेशन क्यों देखें। तो एक इसका एक भी बिल्कुल। सीक्वेंस होगा ना, मतलब इसी सीक्वेंस में देख लो कि एंटिटी से पर्टेन कर रही है नहीं कर रही, पहले खुद ही देख लो। अगर नहीं होनी थी तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। एंटिटी से पर्टेन नहीं करी, पर्सनल एक्सपेंस है, उसको बस सीधा ही वो कर दो, रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया, अब फिर पहले अकाउंट बैलेंसेस करते हैं, ईआरसीवी, कि पहले सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखो, जो एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी एग्जिस्ट कर रही है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है। नेक्स्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेरीफाई करो, कि जिसके पास जहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो बैलेंसेस, कौन होल्ड कर रहा है उसको और कंट्रोल कौन कर रहा है उसको। एक सेकेंड। हम्म कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसकी हैं, जैसे अगर पीपी एग्जिस्ट कर रही है, कौन होल्ड कर रहा है, एंटिटी होल्ड करेगी, कंट्रोल भी एंटिटी के पास होना चाहिए। अगर किसी और के पास उसका राइट है, ऑब्लिगेशंस है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सिमिलर विद इक्विटी, अब इक्विटी किसके पास होल्ड है, कौन होल्ड कर रहा है इक्विटी को, कंट्रोल कौन कर रहा है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहां पे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब राइट किसके पास है। नेक्स्ट आ गया कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस हम वेरीफाई करें कि
जो एसेट लायबिलिटीज एंड हाँ, इक्विटी रिकॉर्डेड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हो गई या नहीं हो गई है। हो गई है। पहले तो हम सबसे पहले क्या देख रहे एग्जैक्टली। हैं, एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे हैं, वापस की एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, पहली बात तो अगर नहीं करी तो सीधा ही उसको एलिमिनेट करो, पीपी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एफएआर के अंदर क्यों शो हो रही है। नेक्स्ट हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वापस जैसे हमने किया था कि अब एंटिटी के पास राइट है या नहीं है, ये किसी और के पास है, अगर किसी और के पास है हम आगे क्या करेंगे, वापस वही चीज होगी। फिर नेक्स्ट आ गया ओके। कंप्लीटनेस, अब कंप्लीटनेस में ये देखेंगे कि अब जो और जो ट्रांजेक्शन जैसे हमने ऊपर देखी थी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में, उसका उन्होंने रिकॉर्ड किए प्रॉपरली अकाउंट्स के अंदर किया नहीं किया, मतलब कंप्लीटनेस के साथ कि अगर एसेट के अंदर जानी थी तो एसेट के अंदर बैलेंस आया या नहीं आया। फिर लास्ट में आया वही नहीं देखते है। हैं कि बैलेंसेस देखना और प्रॉपर एलोकेशन हुई हो, उसकी एडजस्टमेंट्स मेड हुई हो। तो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस हो गया, वापस एग्जिस्टेंस देखो, फिर उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखो कि एंटिटी के पास होने चाहिए, कौन होल्ड कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कंप्लीटनेस के साथ देखो कि जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, और लास्ट वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस। अब लास्ट आ गया प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, क्योंकि हमने अब क्या देख ली, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम देख लिए, अकाउंट बैलेंस देख लिए, तो हमारा जैसे एक मेन फाइनेंशियल्स बन गए। लेकिन अब जो पार्ट होता है मेन, अब उसकी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल्स के अंदर, कि हमने बैलेंस तो देख लिया लेकिन वो बैलेंस जाना कहाँ था। जैसे वो हमने आईपी की मेजरमेंट कर ली, लेकिन आईपी वो किसके अंदर क्लासीफाई होनी थी, पीपी के अंदर जानी थी, सेपरेट हेड में दिखाना था, या जैसे आरओयू एसेट हो गया, पर्टिकुलर राइट ऑफ यूज एसेट इंडिया आरओयू 16 सेट। 116 के हाँ, अकॉर्डिंग, तो वो पीपी के अंदर जाना था या इंडिया 16 के 40 के अंदर जाना था। तो वो अलग से। प्रेजेंटेशन होगी हाँ। कि उसको प्रेजेंट क्या करना है, उसका डिस्क्लोजर कैसे देना है, फेयर वैल्यू की जो देनी है। तो जैसे वही आ गया कि अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना कि वापस कि किसके पास पर्टेन कर रहा है, वो डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ। फिर कंप्लीटनेस देखना कि परसेंट। जितने डिस्क्लोजर देने चाहिए थे वो दिए कि नहीं दिए, पहले तो देख सारे लिया दिया हाँ है कि हो नहीं दिया, गए। पहली बात तो सीधी सी बात कि ये नीचे उन्होंने फेयर वैल्यू की जैसे देनी थी वहां पे, दिया है या नहीं दिया। अब दिया है मान लो, दिया। फिर उसके बाद देखेंगे अब उस पे कौन कौन सा इंडेक्स लग रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल है, अब जैसे अब हम उसी के राइट ऑफ यूज में कह रहे थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पे 116 का डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट लगेगी, फिर लगेगी इंडेक्स 40 की। तो दोनों चीज चेक 40। करें कि दोनों चीज उन्होंने कंप्लीटनेस के साथ सारे डिस्क्लोजर्स दिए या नहीं दिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट भी किया है कि नहीं किया, कोई नोट जो रेलेवेंट उसकी नोटिंग भी देनी होती है, रेफरेंसिंग देनी पड़ती है कि इस नोट का हमने कहाँ दिया है, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर देनी पड़ेगी। तो प्रॉपरली उसको क्लासीफाई दिया है कि नहीं दिया, और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी चेक करें कि किसी को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है कि कुछ भी लिख दिया हमने उसके अंदर। लास्ट में वापस वही एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन चेक एक्यूरेसी करो। वैल्यूएशन। लास्ट में हमेशा वैल्यूएशन हर केस में ये आते हैं वैल्यूएशंस वगैरह चेक करो कि जो अमाउंट दिखाई है वो सब सही दिखाई है नहीं दिखाई। फेयर है। हम्म। अप्रोप्रिएट अमाउंट है नहीं है। हाँ, कई बार जैसे हम लिंकिंग कर रहे होते हैं नोट्स के थ्रू, तो मान लो कई बार कोई गलत लिंकिंग चली गई वहां पे, वो प्रॉपरली हम वैल्यू कर ले वहां पे। एनी डाउट्स? तो यहाँ पे तो नहीं है कोई डाउट। ओके, चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम, लीज लायबिलिटी के केस में एक्सप्लेन करना, क्या वेरीफाई कैसे देखोगी। लीज लायबिलिटी के केस में हम्म। assertions। यस। तो लीज लायबिलिटी एक तरीके से हमारा, अब जैसे लीज लायबिलिटी पहले तो हम उसका अगर अकाउंट बैलेंस के हिसाब से चेक करें तो हमारी हम्म। लीज लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो लीज एग्रीमेंट है वो एक्चुअल में लीज बन रही है नहीं बन रही है। हम्म। ठीक है, तो वो हमारी एग्जिस्टेंस अगर हम देखें कि हाँ लीज है वो, तो यानी लीज लायबिलिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम हम्म। देखेंगे कि मतलब कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब लीज लायबिलिटी से जुड़ा हुआ आरओयू एसेट होता है। एक बार अगर हम उसको चेक कर लें कि हाँ वो एसेट हमारे पास है, हम उसको यूज कर पा रहे हैं, लीज लायबिलिटी भी हमारी ही है, वो हम्म। हमारी ही एक ऑब्लिगेशन है जो हमें पे ऑफ करनी है, उसके लीज पेमेंट्स वगैरह हम करेक्टली जो है मतलब जिस भी हिसाब से है वो सब पे कर रहे हैं, उनको कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फिर जो भी यस। इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होना है लीज लायबिलिटी पे वो करेक्ट करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है, हम्म। करेक्ट वैल्यू से, जो उसकी जो हमने लीज लायबिलिटी की वैल्यूएशन करी है वो 116 के अकॉर्डिंग ही करी है, मतलब इम्प्लिसिट रेट लेकर ऑफ लेसर, या करेक्ट। फिर अगर वो नहीं है तो आईबीआर लेकर, जैसे भी है, टाइम पीरियड करेक्ट है नहीं है, ये चीज चेक गुड। करिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आ गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे आते हैं कि आइडेंटिफाई एसेस करना, जो हमने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेशन लेवल पे किया है। अब ये क्या करेंगे, बेसिस प्रोवाइड करेंगे हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, कि हमने कैसे डिजाइन करना है, क्या परफॉर्म करना है।
अब इसका ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर सकता है रिस्क की प्रोसेस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि वो ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर जो ऊपर हमने एजर्शन देखी उसके अंदर इफेक्ट कैसे लेना है उसका, कि कौन से एजर्शन को डीपली चेक करना है, वैल्यू करना है। नेक्स्ट आ गया कि एसेस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेल्युएट रिलेटेड परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि रेवेन्यू के अंदर मेकर चेकर पॉलिसी नहीं है, तो वहां पे वो प्रॉपरली इवेल्युएट करें वहां पे कि उनकी, या मान लो फिर सब्सिडरी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है या खाली पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, तो उसकी राइट। वैल्यूएशन हम प्रॉपरली इवेल्युएट करें, तो इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा हमें उन पर। नेक्स्ट के हम वापस वही देखेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग, जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया उससे क्या गलती हो सकती है और उसके लाइक्लीहुड होने के चांसेस क्या गलती होने के। मैग्नीट्यूड क्या है। नेक्स्ट आगे रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो इसमें क्या करेगा ऑडिटर, एटलीस्ट ये चीज चेक करे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। अगर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज हो गया उनका, सिग्निफिकेंट जैसे जो चेंजेस। पोल्यूशन एनवायरनमेंट है, ईवी व्हीकल्स को जो दिन की लाइफ 15 साल से ऊपर होगी उनको डिस्पोज ऑफ करना है, तो एंटिटी के बाद जो मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है व्हीकल्स, तो वो उनको कैसे डील कर रहे हैं, वहां पे कैसे डील करेंगे, उनका प्रोविजन एंड ऑल, कंप्लीटनेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजेक्शन्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ, वो कौन डील कर रहा है और उसकी प्रॉपर ड्यू कंसिडरेशन दी है कि नहीं दी। जैसे अगर किसी रिलेटेड केस में पार्टी वैल्यू है। रिक्वायर्ड है, अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है, या शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में ऑप्शंस की फेयर वैल्यू की मेजरमेंट है, तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो जाती है वहाँ पे। या केस हो गया हमने कोई एक पीपी लेके, मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हमने एंटर कर ली जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे पीपी लेके सीएफआई एंड ऑल अदर कॉम्बिनेशन कर लिए, डेफा टैक्स एंड उस पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बन जाती है, तो हेजिंग बहुत हेजिंग होगी मतलब वहां कि पे। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मतलब अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो ट्रांजैक्शन इस तरीके से करी गई है, बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुकी है। करेक्ट उसके करेक्ट। मतलब उसके गॉट इट। सोर्स को ढूंढना मुश्किल हो रखा है हाँ, वो चीज। कि तो हम उस कि तरीके जो से एक इजी कॉम्प्लेक्स को ट्रांजैक्शन, हाँ जो इजी ट्रांजैक्शन थी उसको भी इतना वो रोल ओवर कर दिया। घुमा घुमा कर। राइट। हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट आ गया सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट ले कि सारी पार्टी आर्म लेंथ प्राइस के एएलपी पे हो रही है नहीं हो रही। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हम चेक करें कि मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, डिग्री ऑफ प्रोविजन एंड ऑल के अनसर्टेनिटी। उस केस में वहाँ पे हेल्प हो जाती है। ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग जो आउटस्टैंडिंग आउटसाइड बैलेंसेस हैं उनको वेरीफाई करें, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एग्जिस्ट करने चाहिए थे। करने चाहिए। अकाउंटिंग अनयूजुअल है। एस्टिमेट, जजमेंटल मैटर्स होते हैं कई केस में जहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज होगी, रेट्स हो गई, तो वो प्रॉपरली इवेलुएट करना। रिस्क रिस्क रेटर कहाँ हो जाता है कि जहाँ मैनेजमेंट की इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा मैनुअल हो, इंटरवेंशन। कैलकुलेशन एंड राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के केस में भी हो जाती है, तो वहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा क्रिएशन हो जाती है वहाँ पे, जहाँ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़े वहाँ पे, कि कोई इंडिया से कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करा उसकी अकाउंटिंग डील करने में, तो उन्हें खुद अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी, तो वह रिस्क थोड़ा ग्रेटर हो जाता है उस केस में, कि ये मैनेजमेंट ने प्रॉपरली बना अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली कंसेप्चुअल फॉर्मुलेट की है नहीं फ्रेमवर्क की। के अकॉर्डिंग। हम्म। कंसेप्चुअल अगर आप इंडिया से देखें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करा है नहीं करा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चेक कर ले हैं उसका, जैसे इंडिया सेट में हम्म, अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करी, तो इंडिया सेट की हेल्प ले हम जाके, कि इंडिया सेट क्या कह रहा है, हमें किस वे में हमें बनानी है अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी। नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी सफिशिएंट टू, मतलब कोई और इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड हो जाती है वहाँ पे, रेवेन्यू प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया, जैसे बायजूस के केस में यही केस हो गया था कि उन्होंने डेफर नहीं किया रेवेन्यू को रेफर अपने। नहीं करा। क्योंकि 3 साल में बाइफिकेट करना पड़ेगा उनको साथ में, और लोन भी दिया है हाँ, मैंने क्योंकि एंटिटी ने एक तरीके से। वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम हो रखा है ना उनका। हम्म। नेक्स्ट, risk in which substantive procedure alone do not provide the SAE. In that case, such risk relating to inaccurate and incomplete recording of routine and Recording। significant transaction relating to TBD. तो मतलब वहां पे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर खाली हेल्प नहीं कर पा सकते, कि हमें अंडरस्टैंडिंग राइट। ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि कौन रूटीन ट्रांजेक्शन बनाता है वहां पे, क्या केस है, तो उसके बारे में हम रिस्क ऑब्टेन करें वहां पे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें प्रॉपर, कि ओके। जहाँ जहाँ ऑटोमेशन बहुत हाई है, ऑटोमेशन प्रोसेसिंग, तो न्यू नॉर्मल मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो उसके रिलेटेड ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या एवेल्युएट कर सकता है, कि जो मैनेजमेंट का ईआरपी सिस्टम है वो प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा, तो ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर उस पार्ट पे परफॉर्म नहीं कर सकता। लास्ट आ गया रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, जिसे एडिशनल
अगर हमने जो पहले इवेल्युएशन की थी रिस्क असेसमेंट की, बाद में अगर वो चेंज हो गया है जिससे हमें एडिशनल एविडेंस ऑब्टेन हुआ, तो हम उसको रिवाइज करें अपने आप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हमें कोई मिल गया, केस मिल गया, या अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो रिस्क हम अपने रिवाइज भी करें। या तो वो हमारे पुराने ऑडिट एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट होगी, करेक्ट। तो इसलिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम्म। हो थोड़ा सा गया। मॉड्यूल के साथ अब देख लेते हैं, जितना 8-10 मिनट है हमारे पास अभी। रिस्क असेसमेंट आ गया पहले तो, रेगुलेटरी एंड ऑल, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बेसिक है अभी। व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसको इवैल्यूएट करना, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, इनहेरेंट कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क इवैल्यूएट करना, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स वो। हम्म। वही इनहेरेंट इनहेरेंट रिस्क, रिस्क, कंट्रोल, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन डिटेक्शन रिस्क। रिस्क। हम्म। तो इन्होंने रिलेशनशिप दे रखी है। हम्म। मॉडरेट से हाई में क्या होगा वहां पे, कि कंबाइंड रिस्क कितना है, लो रिस्क होगा तो वो रिस्क कितना टोलरेट कर सकती है एंटिटी, वहां पे बिजनेस डिटेक्शन रिस्क इनहेरेंट एक्सेप्टेबल रिस्क, लेवल कम हो जाएगा रिस्क का वहां पे। अगर इनहेरेंट रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क अगर कम है, तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम आ जाएगा, तो ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा हमारा वहां पे। हम्म। राइट, तो यही इसी पे डिस्कशन है। तो इसी पे एग्जांपल्स कर लेते हैं। Management of ABC may assert to auditor that sales balance in accounting records contains contains all sales transaction. The transaction took place are valid. The transactions have been properly recorded. Accounting हाँ, records उसमें तो an appropriate accounting period. छोटी पीरियड। लेकिन हाँ, अब इस केस में बताऊं क्वेश्चन क्या सही में ये क्वेश्चन हो सकता है वहां पे, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं नॉर्मली कि अब ये कर दी मैनेजमेंट ने, ये सारी चीजें बताई है हमें केस में, तो आप ये बताओ मैनेजमेंट ने या ऑडिटर ने कौन कौन सी असर्शन फुलफिल होगी हैं आपकी। हाँ, जैसे उन्होंने एग्जांपल ब्रैकेट में दिया ना कि ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन होगी। कंटेन्स ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन, तो हाँ, कंप्लीट हो। कंप्लीटनेस आ गया। हाँ, टुक वैलिड प्लेस है, आर वैलिड, एक्यूरेंस है। तो एक्यूरेसी आ गई और occurrence आ गया। ओके, हाँ, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड तो कट ऑफ प्रोसीजर आ गया। प्रॉपरली रिकॉर्डेड हुआ है, एंड और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उनके साथ अकाउंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग में, पीरियड में। हाँ, कट ऑफ हो गया, कट ऑफ हम्म। प्रोसीजर। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं वो। एमसीक्यूज का ये वापस वही assertions के ऊपर आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब, तो वो पीआरसी, पूछ सकते हैं इससे। इसको मतलब आ नेक्स्ट। सकता है, सही बात। हाँ मतलब इसमें थोड़ा एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं वहां पे। एमसीक्यू अगर, या फिर अगर छोटा 2 या 3 नंबर का कोई केस दे दिया वहां पे, तो उसके वैल्यूएशंस कर दो वहां पे। right. एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं इनके। इफ टॉप अकाउंटेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू असाइन टास्क, इट इज क्वाइट possible that errors could occur in, however the nature of such error will not often be confined to single account balance। कंबाइन टू सिंगल अकाउंट है, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिल्कुल। क्रिएशन हो सकती है अगर वो बहुत ही अकाउंटेंट को बना हाँ, रहा है। परवेसिव हो सकता है। हम्म। error is not confined to कुछ single भी पोटेंशियली, assertion, मतलब कि वो कई सारी असर्शंस पे भी इफेक्ट ला इफेक्ट सकता कर है। सकता है। हम्म। The second risk relate to identifiable with specific assertions। CWIP, CWIP बोलते हैं ना इसको, CWIP प्रॉपरली। अच्छा, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, अकरेंस एंड पी से क्या था, पी से सीविप। सीविप क्यों बताइए, सीविप पी से क्या होता है, फिजिकल फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी, मतलब एक तरीके से। फिजिकल एग्जिस्टेंस। हम्म। पीपी के केस में, पीपी के केस में फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना ना। नेक्स्ट। Example 3, while considering the valuation assertion, auditor could assess the risk of error in payables as low, however inventory और obsolescence है वहां पे, इन्वेंट्री के केस में obsolescence पुरानी होती जा रही है, ऑडिटर will assess the valuation risk as high। वैल्यूएशन रिस्क वहां पे हाई हो सकता है कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उसकी एनआर भी डाउन आ जाएगी वहां पे, तो मैनेजमेंट ने उसका इफेक्ट लिया कि नहीं लिया। राइट, ड्यू टू अभी कंप्लीटनेस वही है। मिसिंग आइटम्स हो सकती हैं इन्वेंट्री में, लो होगी वहां पे। हाई, हाई इन रिलेशन टू सेल्स बैलेंस। मतलब सेल्स के साथ कंपेयर कर ले वहां पे कि कितनी इन्वेंट्री डाउन हो रही है तो सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है। सेल्स, ओके, ठीक है। हम्म। इन्होंने दिया हुआ भी है इन्वेंट्री
कमिटमेंट्स क्या दे रखा है इन्होंने? चार्ट से रखा ना, the substance used in the diagram scarcity. Illustrated in partial form below. ये तो एक्चुअली वो प्रॉपर डिफाइन कर पाएगा जिसने बनाया है, हाँ वही बट पता वैसे नहीं क्या कर रखा हाँ, है। बट जितना इसमें दिख रहा है कि ये बता रहा है कि जैसे अकाउंट बैलेंसेस हो गए वो क्या हो गई, इन्वेंट्री, वो कैश एंड पेबल्स इन्वेंटरी, हो गया। कैश, पेबल, ट्रांजैक्शंस क्या होगी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, प्रेजेंटेशन, एक्सपेंसेस, डिस्क्लोजर, कमिटमेंट्स एंड रिलेटेड पैडी कमिटमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड। ओके, और फिर उसके फाइनेंशियल ऊपर स्टेटमेंट लेवल्स लेवल अब दिए ये हैं। क्या कह रहा है, ओवरऑल, कि ऊपर उसके सबके ऊपर रख दिया है इसने, और एडजस्टेड लेवल्स नीचे रख के अब सभी पे आप ये सारी चीजें चेक करो अपने सीवे जो भी डेवलप है उनका। स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये इन्होंने नया इंक्लूड करा है। हाँ, नया इंक्लूड किया है नहीं। हाँ इसको कर लेते, एक सेकंड, चलो 2 मिनट। नाउ असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ असेस रिस्क इम्पैक्ट ऑन द अकरेंस, उसको वेरीफाई करना। रिवाइज मेटिलिटी, जितने बेसिस पे मैं असेस रिस्क हुआ उस बेसिस पे मेटिलिटी को चेंज करें। लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट ऑन लाइक्लीहुड हो गए तो ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ईच ट्रांजैक्शन। असर्शंस। कंप्लीट सीवीप हो गया वापस। प्रेजेंट, अच्छा पी से प्रेजेंटेशन था। रेलेवेंट टू अकाउंट बैलेंसेस वही हो गया। assertions 3 टाइप की, TBD से डिग्री रिलेटेड। ऑफ सिग्निफिकेंस। Identify the degree of significant risk that requires separate attention and response. Inquire and document the management responses, कि मैनेजमेंट का इंटरनल ऑडिट पे क्या रिस्पॉन्स आया उनका, या अगर हमने जो इवैल्यूएशन की है तो उस केस में उनका क्या रिस्पॉन्स है। Consider the nature of internal control system and possible effectiveness in mitigating the risk. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या कह रहा है, उनका इफेक्टिवनेस क्या है, रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, प्रिवेंशन PDC से रिलेटेड, मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, मैनुअल, ऑटोमेटेड, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है यूनिक इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स। कंसीडर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इनहेरेंट इन द क्लास, TBD के अंदर देखना कि एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो डिजाइनिंग इनहेरेंट क्लास। रिस्क है। जैसे PP के अंदर ओनरशिप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसके पास है वो वेरीफाई करना। टाइटल लीड्स। Examples could include high value inventory, complex contractual arrangement, absence of paper tray, मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनका, लार्ज परसेंटेज ऑफ सेल फ्रॉम सिंगल कस्टमर है, तो एंटिटी उसी पे डिपेंड करी है, अगर वो पर्सन सिंगल कस्टमर हटा तो गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ सकता है। ये भी नहीं दिया था ना एग्जांपल, ये भी है ना, पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहाँ कर सकते हैं उसके इंडिकेटर्स। सी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या गलत हो सकता है, प्रोसेसिंग गलत हो सकती है, एडजस्टमेंट गलत हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम, कट ऑफ के वक्त इंडेस्टेंट का इम्पैक्ट, वो सीधी सी वही बात कर रहे हैं अनदर पीरियड में। एग्जिस्टेंस पे अनऑथराइज एंट्रीज, सोर्स डॉक्यूमेंट ओवरस्टेट कर दी हमने, डुप्लीकेसी कर दी, डुप्लीकेट हो गई, इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट था कोई, हमने कोई इनवॉइस या कोई गलत लेजर के अंदर पार्क कर दिया, कंप्लीटनेस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं की, डॉक्यूमेंट्स गलत बन गए या कैप्चर ही नहीं किए,